स्वागत है आप सभी का NFA-NET क्लास में। इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए UGC नेट दिसंबर 2022 के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में पूछे गए सभी सवालों के जो है वो सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो UGC नेट दिसंबर 2022 के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे गए और उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम क्वेश्चंस देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस दिसंबर 2022 के पेपर में पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो की से रिलेटेड है। की एक टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जहाँ हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जहाँ बात करते हैं, रिलेशंस की बात करते हैं, टेबल क्रिएशन की बात करते हैं, वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है, वो होता है की का। की से रिलेटेड हर बार, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में की से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सुपर की और कैंडिडेट की से संबंधित पूछा गया है। क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको की से रिलेटेड जानकारी जो है वो प्रदान करता हूँ। की क्या होता है? तो की एक एट्रीब्यूट है। अगर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एट्रीब्यूट एक एंटिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। एंटिटी के लिए उसकी विशेषताओं को बताने के लिए एक एट्रीब्यूट पर डिस्कस कर रहे हैं। एक एट्रीब्यूट या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वन और मोर, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जो किसी भी रिकॉर्ड को या एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कराते हैं, पहचान कराते हैं विशेष रूप से, उसे हम क्या कहते हैं? की कहते हैं। यहाँ पर हम की बात करते हैं सुपर की सबसे ऊपर, सबसे हाई जिस की बात की जाती है वो होती है सुपर की। सभी की मुख्यतः सुपर की होते हैं। उनकी भी परिभाषा वही है जो किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने का काम करते हैं। सुपर की के साथ बनने वाला एट्रीब्यूट का जो सुपर सेट होता है, सुपर की का एट्रीब्यूट के साथ जो सुपर सेट बनता है वो भी क्या कहलाते हैं? सुपर की कहलाते हैं। अब सुपर की से क्रिएट हम करते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की बात की जाती है। सुपर की से क्रिएट होते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होते हैं? कैंडिडेट की वे सुपर की होते हैं। कैंडिडेट की क्या होते हैं? वे सुपर की होते हैं जिनका सब सेट क्या नहीं होता है? जिनका सब सेट सुपर की नहीं होता है। ठीक है, जिनका सब सेट को क्या नहीं होना चाहिए? सुपर की नहीं होना चाहिए। तो उन सुपर कीज को क्या कहा जाता है? कैंडिडेट की कहा जाता है। तो वो सारे सुपर की जिनका सब सेट अगर सुपर की नहीं है तो वो की क्या कहलाते हैं? आपके कैंडिडेट की कहलाते हैं। और इन्हीं कैंडिडेट की में से एक की जो भी आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो जो चूज करना चाहता है उसको क्या चूज करता है? प्राइमरी की चूज करता है। और उस कैंडिडेट की के ग्रुप में से एक प्राइमरी की सेलेक्ट होने के बाद जो बाकी बचे की होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अल्टरनेट की के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है। जब किसी एक रिलेशन की बात की जाती है, एक टेबल की बात की जाती है, उस टेबल में कोई प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल के लिए एज अ प्राइमरी की वर्क कर रहा है तो उस टेबल का वो प्राइमरी की नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है? किसी दूसरे का प्राइमरी की है। तो इस प्रकार से उस की को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? फॉरेन की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा एक और की पर डिस्कस करते हैं, वो होता है कंपोजिट की। वहां पर हम लोग बात करते हैं कि जब एक से अधिक एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से कोई की तैयार किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट की के नाम से जानते हैं। यहां पर जो सवाल है वो सुपर की और कैंडिडेट की से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट पर बात किया गया है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इन दोनों के रिगार्डिंग गलत है, ये बात किया गया है। सबसे पहला, कैंडिडेट की इज मिनिमम सेट ऑफ
वन और मोर एट्रीब्यूट दैट टेकन collectively allow us to uniquely identify any entity in the entity set. entity set कहने का मतलब एक ही प्रकार की विशेषताओं को रखने वाले एंटिटीज का जो समूह होता है उसको एंटिटी सेट कहा जाता है। उस एंटिटी सेट में से किसी एंटिटी को पहचान करने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट किस चीज को क्लियर करता है? की को क्लियर करता है कि की जो है वो क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है, ठीक है, किसी एंटिटी सेट में से किसी एंटिटी को। और मैंने आपको बताया कि की जो होता है वो क्या होता है? एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का जो है वो समूह हो सकता है। और जो की है तो वो सुपर की है, और सुपर की ही क्या क्रिएट करते हैं? अपने कैंडिडेट कीज क्रिएट करते हैं जिनके सबसेट सुपर की नहीं होते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। कैंडिडेट की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज आल्सो कैंडिडेट की इज कॉल्ड सुपर की। अपोजिट कर दिया गया, ठीक है। सुपर की पहले होते हैं, फिर बाद में क्या होता है? कैंडिडेट की। आप सभी ध्यान रखिए, सुपर की, फिर कैंडिडेट की, और फिर प्राइमरी की, ठीक है। कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की इज इक्वल टू अल्टरनेट कीज, ये याद रखिए आप लोग। तो यहां पर जो डेफिनेशन है वो अपोजिट किया गया। एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि सुपर की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट, मतलब सुपर की के जो सबसेट हैं वो क्या नहीं है? आल्सो अ सुपर की, ठीक है, इज कॉल्ड इज व्हाट? कैंडिडेट की। अ सुपर की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो व्हाट? सुपर की इज कॉल्ड इज व्हाट? कैंडिडेट की। ये ट्रू होता है, बट ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है? गलत हो जाता है। यहां पर एक और डेफिनेशन दिया गया है, किससे रिलेटेड? सुपर की से रिलेटेड। सुपर की क्या है? तो सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट है। लाइक की वैसी बात हो रही है, टेकन कलेक्टिवली अलाउ अस टू यूनिकली आइडेंटिफाई। क्या चीज को आइडेंटिफाई करना है? एंटिटी को। किसमें से? एंटिटी सेट से। तो हमारे पास कोई भी एंटिटी सेट है। एंटिटी क्या है? हम लोग बात करते हैं एंटिटी जिससे संबंधित जानकारी को डेटाबेस में स्टोर करना है। उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर एज एंटिटी ट्रीट करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाया जा रहा है तो स्टूडेंट यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीचर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोर्सेज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम एक ही प्रॉपर्टी वाले, समान प्रॉपर्टी वाले इन एंटिटीज को एक स्थान पर रखते हैं तो उसे हम बात करते हैं एंटिटी सेट। और उस दिए गए एंटिटी सेट में से किसी एक एंटिटी को यूनिकली, अद्वितीय रूप से पहचान कराने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम की कहते हैं। और सारे की सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? एज अ सुपर की बात करते हैं। और वे सुपर की जिनके प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट की कहते हैं। और कैंडिडेट की में से एक की जो चूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्राइमरी की। बाकी बचे जो की होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अल्टरनेट की। तो यहां पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है यहां पर कैंडिडेट की को डिफाइन कर दिया गया। एक्चुअल में ऐसा डेफिनेशन कैंडिडेट की के लिए नहीं होता है, वो किसके लिए होता है? सुपर की के लिए होता है। तो ये था पहला सवाल जो दिसंबर 2022 यूजीसी नेट के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के लिए पूछा गया था। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है? यहां पर बात किया गया है दो रिलेशन पे। आप लोग देख सकते हैं यहां दो रिलेशन दिए गए हैं। एक जो रिलेशन है, एक जो यहां पर बात हो रही है एंटिटी की, वो आपका है एम्प्लॉय ईएमपी, और दूसरा जो दिया गया है वो दिया गया है डिपार्टमेंट। इन दोनों रिलेशन के आधार पर, ठीक है, हम लोग को बात करना है आपको प्राइमरी की जो है वो रिप्रेजेंटेड होने चाहिए। ठीक है, प्राइमरी की यहां पर अंडरलाइंड है, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक, ईएमपी में ईएमपी आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि दो प्राइमरी कीज आर अंडरलाइंड, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल फॉरेन की। तो क्या फाइंड करना है हम लोग को? फॉरेन की फाइंड करना है। फॉरेन की क्या होता है? हमने कहा किसी एक टेबल का प्राइमरी की जो दूसरे टेबल के लिए भी
प्राइमरी की के रूप में काम कर रहा है ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। खास कर ये दो एंटिटीज के बीच में, दो टेबल के बीच में, दो रिलेशन के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए जो है वो यूज में लाया जाता है फॉरेन की। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए क्या आपका फॉरेन की है दिए गए ऑप्शन में से। इंप्लॉय आईडी की बात हो रही है। इंप्लॉय आईडी ईएमपी टेबल का प्राइमरी की है, क्योंकि आप देख रहे हैं ईआईडी को डिपार्टमेंट टेबल में तो यूज नहीं किया गया है, तो इसका अगर इंप्लॉय आईडी प्राइमरी की है तो यहां पर भी अगर यूज होता तो वो फॉरेन की होता, तो ये गलत होता है। फिर आपका है डिपार्टमेंट आईडी। आप देखिए डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है, उसके बावजूद भी वो इंप्लॉय टेबल में भी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो जब किसी टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज किया जा रहा है तो यही जो की है ये क्या कहलाता है आपका, यहां पर एज अ क्या वर्क होगा, फॉरेन की। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया है, फॉरेन की क्या होगा पूछा गया है। तो आप इस पॉसिबिलिटी के साथ क्या समझ में आता है कि जो डीआईडी है, जो डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है, वो यहां पर भी यूज हो रहा है, तो वो इंप्लॉय टेबल के लिए एज अ क्या है, फॉरेन की है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ये हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां पर एक टेबल आपको दिया गया है, एक रिलेशन आपको दिया गया है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, x है, y है और z है। इन एट्रीब्यूट्स के आधार पर कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज दी गई हैं। इन फंक्शन डिपेंडेंसी में हम लोग को कौन सा करेक्ट होगा ये पहचान करना है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी अगर दी होती है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें होती हैं अक्सर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक की एट्रीब्यूट की तरह। किसकी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, की एट्रीब्यूट की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ये की एट्रीब्यूट है तो ध्यान रखिए आप क्या बात करते हैं कि कोई की एट्रीब्यूट किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो दूसरा इसका अपोजिट भी याद रखिए, एक ही व्यक्ति को दो अलग अलग की एट्रीब्यूट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए 87 कोड क्रिएट किया गया है, 87 नंबर कोड क्रिएट किया गया है। तो यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर को भी 87 का कोड जो है वो असाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 87 एक की एट्रीब्यूट है यहां पर। ठीक है, पहचान करने के लिए। तो यहां पर आप देखिए जो सवाल है उसके आधार पर हम चलते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। एक्स डिपेंडेंट वाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ये देखिए 1 से 1। ठीक है, 1 के लिए 1 वैल्यू है, 1 के लिए 1 वैल्यू है, कोई बात नहीं, 2 बार आपने उस चीज को लिख दिया है। कई बार क्या होता है मोबाइल नंबर्स वगैरह होते हैं, 2 मोबाइल नंबर है तो 2 बार एंट्री होती है। 2 के लिए 1, यहां पर कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं है। अब जैसे कोई 1 रोल नंबर वाला है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, किसी क्लास को, बीसीए को। तो 2 रोल नंबर वाला भी का सेम क्लास हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है, तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 के लिए क्या दिया गया है 2, तो ये सही है। x to y हम कर सकते हैं, बट z से x हम देखते हैं, z से x। z देखिए a है, a से आप बता रहे हैं किस पे, 1 की वैल्यू, और उसी a के लिए दोबारा आप क्या बता रहे हैं, 1 की वैल्यू। और b के लिए एक बार क्या है, 2 है, और b के लिए ही एक बार क्या है, 3 है। तो b के लिए एक बार अगर कंप्यूटर साइंस है तो b के लिए ही एक बार और क्या नहीं हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। मतलब b अगर मान लीजिए कोई रोल नंबर है तो वो दूसरे नंबर के स्टूडेंट का भी और तीसरे नंबर के स्टूडेंट का भी नहीं हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फंक्शन डिपेंडेंसी ये नहीं हो सकती, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दिए गए फंक्शन डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड की एट्रीब्यूट होता है, और की को याद रखिए यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है दिए गए एंटिटी सेट में किसी एंटिटी को। तो z से x नहीं हो सकता, तो ये भी आपका जो है वो गलत हो जाना है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाना है। तीसरे में देखिए x से y आपके लिए सही है। अब आपको चेक करना है x से z के लिए। 1 के लिए a रखा जा सकता है, 1 के लिए a कोई बात नहीं, 2 बार यूज किया गया है, उसको आप एक बार भी ले सकते हैं। 2 के लिए b है, 2 रोल नंबर वाला कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को बिलोंग करता है,
3 रोल नंबर वाला भी कंप्यूटर साइंस को बिलोंग कर सकता है। इस साइड पे डुप्लीकेट वैल्यू हो सकते हैं किसी इस साइड के यूनिक वैल्यूज के लिए, इस पर ध्यान रखिए। तो ये भी आपका जो है वो क्या है, सही है। इसमें दोनों ही फंक्शन डिपेंडेंसी सही है, तो ये आंसर आपका सही है। फोर्थ आप फिर से चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y से x देखिए 1 से 1, 1 से 1 और 1 से 2 रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? एक बार 1 यदि 1 के लिए डिफाइन हो गया है तो वही 1 2 के लिए डिफाइन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अब इस पर बात करते हैं कि अगर एक कोई रोल नंबर है तो वो किसी स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी असाइन है, तो वही रोल नंबर दूसरे किसी स्टूडेंट के लिए असाइन नहीं हो सकता है। यही बात है। तो यहां पर ये जो है वो आपका क्रॉस होता है। अब दोनों के दोनों सही होने चाहिए, तो ये आपका जो है वो करेक्ट फंक्शन डिपेंडेंसी यहां पर दिया गया है। फंक्शन डिपेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे पहले आपने देखा फॉरेन की से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, और उससे पहले आपने देखा की से रिलेटेड। ये सब की फंक्शन डिपेंडेंसी नॉर्मलाइजेशन के आसपास वाले ही क्वेश्चंस हैं। नॉर्मलाइजेशन पे फोकस रख के इन क्वेश्चंस को ड्रॉ किया गया। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न पे हम चलते हैं। यहां आप देख रहे हैं फाइल सिस्टम का, ठीक है, फाइल सिस्टम जो यूज किया जाता था। अभी तो फिलहाल सब्जेक्ट जो हम बात कर रहे हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, मगर जो फाइल सिस्टम यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उस पर सवाल किया गया है। जिसको रिप्लेस करके उन ड्रॉबैक में ही काम करने के लिए क्या यूज किए गए हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात की गई है। तो फाइल सिस्टम में डेटा इनकंसिस्टेंसी जो है वो नहीं होती है। डेटा इनकंसिस्टेंसी का बात किया जा रहा है। डेटा के लिए एक आदिक की दोष बात होती है, रिडंडेंसी की बात होती है, इनकंसिस्टेंसी की बात होती है। ये फाइल सिस्टम का एक ड्रॉबैक होता है। दूसरा, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, कोई की नहीं है। किसी प्रकार से अगर हमको कोई डेटा एक्सेस करना है फाइल में, तो सारे फाइल में जा जाके एक एक करके हमको सर्च करना होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी, ये पॉसिबिलिटी होती है, तो एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। डेटा आइसोलेशन हाइड करके रखने की बात होती है, ठीक है, हिडन फॉर्म में नहीं है, यहां पर ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। रिलेशनल डेटाबेस में प्रोवाइड की जाती है जहां रिलेशन या टेबल होता है। एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट, ये जो बात होता है वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का बात होता है, और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जो प्रोवाइड होता है वो कहां पर प्रोवाइड होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो अगर ट्रांजैक्शन में जो एसिड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एटॉमिसिटी की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, आइसोलेशन की बात करते हैं, और क्या बात करते हैं, ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये जो एसिड प्रॉपर्टीज होते हैं ये कहां पर होते हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में, जो डीबीएमएस का पार्ट होता है। तो ये भी इसका क्या होता है, इसमें यूज नहीं होता, ये भी ड्रॉबैक के रूप में लिया जाता है। तो ये चारों जो है वो किसी फाइल सिस्टम के क्या है, ड्रॉबैक है, जिसको रिप्लेस करके फिर आगे चल के डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज किए गए हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किए गए हैं। अगला सवाल जो पूछा गया है, इनमें से कौन सा मॉडल है, डेटाबेस मॉडल है जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। आपने 3 मॉडल बात किए हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हायरार्चिकल मॉडल, हायरार्चिकल मॉडल के बाद नेटवर्क डेटाबेस मॉडल और रिलेशनल मॉडल। यहां पर जो दो मॉडल हैं, पहला हायरार्चिकल मॉडल जहां एक क्या होता है, रूट नोड होता है, जिससे बाकी सारे जो नोड है वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी चाइल्ड फाइल को एक्सेस करना है तो उसके रूट फाइल में जाना जरूरी है, और अगर कोई रूट फाइल किसी दूसरे यूजर के द्वारा एक्सेसिबल है, एक्सेस किया जा रहा है, तो आप फिलहाल अभी उस रूट फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप कहां नहीं जा पाएंगे, चाइल्ड, क्योंकि पेरेंट अवेलेबल नहीं है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो होता है वो कहां पर देखने को मिलता है, हमको हायरार्चिकल डेटाबेस में देखने को मिलता है। दूसरा, नेटवर्क की बात करते हैं। यहां पर आप हायरार्चिकल में जब बात करते हैं तो किसी चाइल्ड नोड का केवल एक पेरेंट नोड आपको देखने को मिलता है, मगर नेटवर्क मॉडल में, ठीक है, नेटवर्क मॉडल में किसी चाइल्ड नोड के एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं। और यह भी ध्यान रखिए, इस प्रकार से नेटवर्क कनेक्शन हम लोग हो सकता है, ये बात की जा रही है। यहां पर भी जो कनेक्शन है वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, नेटवर्क डेटाबेस में भी क्या रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। बस क्या फर्क समझ में आ रहा है कि जो चाइल्ड है
उसके एक से अधिक पेरेंट हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगली जो बात है रिलेशनल डेटाबेस की, तो रिलेशनल डेटाबेस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे काम नहीं करता है। रिलेशनल डेटाबेस में भी टेबल को ज्वाइन करने के लिए रिलेशनशिप का यूज किया जाता है, जहां की फॉरेन की का प्रयोग किया जाता है, बट वो किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ दोनों टेबल क्या नहीं होते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में नहीं होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में जाते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, केवल ए और बी, मतलब हायरार्किकल और नेटवर्क डेटाबेस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल जो आंसर की निकाला गया इस सवाल के लिए, इसमें दो आंसर जो है वो सही लिए गए हैं, और क्यों लिए गए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। दो ऑप्शन सही लिए गए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। क्यों लिए गए हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। एक रिलेशन दिया गया है R1, एक टेबल है। दूसरा जो एक टेबल दिया गया है वो क्या है आपके पास R2, और इन दोनों के बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको क्या दिया गया है, आउटपुट दिया गया है। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे तो वो आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या कहता है कि दोनों में जब समान रिकॉर्ड वाले एट्रीब्यूट, दोनों समान एट्रीब्यूट्स है और रिकॉर्ड क्या है, दोनों की वैल्यू एक समान है, तो वो आउटपुट में आएगी। तो देखिए यहां पर दोनों में कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है, केवल B1, ठीक है, 5 नेम और क्लास, तो एट्रीब्यूट तो दोनों समान है, वैल्यू क्या समान है B1 5, तो B1 5, तो ये आएगा इंटरसेक्शन में, बहुत सही है। माइनस में क्या होता है, जो R2 में कॉमन है वो हट जाएगा, बाकी पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो आपका बच जाएगा माइनस करने पे। तो R1 में आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है, देखिए A1, ठीक है, B1 C1 D1, तो यहां से B1 कॉमन है बस, तो यहां से केवल कौन हट जाएगा, ये हट जाएगा। आउटपुट में क्या बच जाएंगे, A1 C1 D1, तो ऐसा तो आउटपुट आया नहीं है, तो ये माइनस वाला ये वाला पार्ट आपका सही नहीं है। अगला देखते हैं R1 माइनस R2, इसमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, R1 माइनस R2 को। तो R1 माइनस R2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखिए आपके पास क्या क्या चीजें बच जा रही हैं। आप देखेंगे यहां पे R1 माइनस R2 A1 9, ठीक है, जो मैच नहीं है, C1 6, और आपके पास क्या है D1 11, ठीक है, R1 माइनस R2। अब इसमें जो आपका आउटपुट आया है उसको फिर से माइनस करना है, किससे बोला जा रहा है, R1 से। इस पर देखिए यहां पर जो आप ध्यान देंगे R1 माइनस R2, R1 जो टेबल है उसको माइनस करना है किसके साथ, R2 के साथ। जैसे आप 10 माइनस 5 करते हैं तो ये जो 5 रिमेनिंग होता है वो इस टेबल के लिए होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो यहां पर आपके पास जो बच रहा है, अभी तीन चीजें बच गई, A1 C1 और D1। अब इसको माइनस करना है फिर से किसके साथ, R1 के साथ, और R1 में ये रखा हुआ है। अब इसके साथ कॉमन देखिए, A1 यहां भी है, यहां भी है, हट गया, C1 यहां भी है, यहां भी है, हट गया, D1 यहां भी है, यहां भी हट गया, बच गया कौन, B1 5, तो ये उसका आउटपुट हो गया B1 5, ठीक है। तो ये जो थर्ड वन है ये भी आपका वही आउटपुट देगा। तो इसी वजह से यूजीसी में एनटीए ने जो है वो क्या लिया है, इन दोनों ही आंसर को सही लिया है इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए। तो ये दोनों करेक्ट हैं, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में ये सवाल दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा दिसंबर 2022 डीबीएमएस का। यहाँ पर अपाचे कफका के बारे में पूछा गया है कि ये किससे रिलेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं अपाचे जो डेवलपर फाउंडेशन है उन्होंने इसको डेवलप किया है, बट ओरिजिनली ये जो क्रिएटेड है जो है वो रिटन बाय वो क्या है अपना ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दैट वाज क्रिएटेड बाय व्हाट, लिंक्डइन, ठीक है। अब हम पिक की बात करें, अपाचे पिक की बात करते हैं, यहाँ पर भी बात हो रही बिग डेटा पे। तो प्लेटफॉर्म ये मेनली एनालाइज फॉर लार्ज डेटाबेस, बिग डेटा की जब भी बात होती है तो बिग डेटा में एनालाइज होता है। यहाँ पर मेनली क्या बात होता है, एनालाइज फॉर लार्ज डेटाबेस, ठीक है, अपाचे पिक। अपाचे महाआउट की बात होती है, अपाचे महाआउट जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्रिएट करने के लिए। क्रिएटिंग स्केलेबल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में प्रोड्यूस एक टूल है हडूप पे यूज होने वाला, और ये जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मॉडल है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन मैं आपको शो कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए अपाचे कफका की बात जो बात की गई है, यहाँ पर अपाचे कफका में आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली आपको शो डाउन करके दिया गया है डेवलपर इसके अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, बट ओरिजिनल ऑथर जो है वो क्या है, लिंक्डइन है। इसी पर सवाल आपको पूछा गया है, ठीक है। एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है
ओपन सोर्स सिस्टम है, डेवलप बाय द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, रिटन इन जावा एंड स्केला लैंग्वेज, ठीक है। और ओरिजिनली यहाँ पर जो बात की गई है, ओरिजिनल क्रिएटेड बात की गई है, ओरिजिनल ऑथर जो बात हो रही है वो किसकी है, लिंक्डइन की। दूसरा जो हमने बात किया अपाचे पिक पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अपाचे पिक की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ आप लोग नॉर्मली देख सकते हैं ये यूज होता है, हाई लेवल प्लेटफॉर्म है, प्रोग्राम्स वगैरह क्रिएट करने के लिए मेनली यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर हमने जो सवाल पूछा था एनालाइजिंग डेटा, एनालाइज एंड प्रोग्राम, ठीक है, एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट, अपाचे पिक इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं अपाचे पिक की साइट पे आपको ये मिल जाना है। थर्ड हम देखते हैं तो अपाचे महाउट की बात हो रही है। यहां पर आप देखिए यहां पर किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, नॉर्मली यहां पर बात बता दिया गया आपको स्केलेबल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ठीक है, ये जो आपको पूछा गया था। फोर्थ वन अगर आप बात करते हैं मैप रिड्यूस की बात करते हैं तो मैप रिड्यूस जो हम लोगों ने बात की नॉर्मली यूज होने वाला प्रोग्रामिंग मॉडल है, ठीक है, और जो यूज हो रहा है कहाँ हमने बात किया, फोर्थली जो ऑप्शन हमारे पास रिमेनिंग था यहाँ आपने बोला कि भाई जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मॉडल है जो रन टाइम सिस्टम फॉर व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एनालिटिक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एनालिटिक्स की बात की गई है। किसके लिए बात की गई है, यहाँ पे नॉर्मली आप मैप रिड्यूस के लिए बात करते हैं, हडूप पे यूज होने वाला, हडूप क्लस्टर, हडूप सर्वर्स पे यूज होने वाला ये है टर्म्स। तो ये जो टर्म्स हैं वो बिग डेटा से रिलेटेड आपको जो है पूछे गए थे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिसंबर 2022 में पूछे गए हैं। आप सभी इन सवालों के जो टॉपिक हैं, पेरेंट टॉपिक्स क्या हैं, उन पेरेंट टॉपिक्स को नोट डाउन कीजिए और उन टॉपिक से रिलेटेड आप जितनी भी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हैं उनको इकट्ठा कीजिए और उनको और प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस के साथ एनालिसिस कीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकें, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट इन क्वेश्चंस पे रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट जो है वो रख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके वो सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करें। कंप्यूटर साइंस दिसंबर 2022 के और भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, और भी सब्जेक्ट्स के लिए वीडियो अपलोड किए हैं, उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है NFA नेट क्लास। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और किसी प्रकार से UGC नेट से रिलेटेड अपने सारे जो डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस हमारे द्वारा जितने बेहतर तरीके से हो सके वो प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।